नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल कंवर। आज महाराष्ट्र में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की खामियां की पूरी लिस्ट महाराष्ट्र के विधिमंडल में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पेश की। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की खामियों के चलते देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर सदन में आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित से करीब 30,000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आर्थिक सर्वे में दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए फडणवीस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इस सर्वे में जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार कोरोना काल में करीब 30,000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। साथ ही मुंबई के बीकेसी में बने जंबो कोविड सेंटर में करोड़ों के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सरकार पर हमला करते हुए स्वास्थ्य विभाग में 5,000 कर्मचारियों की नौकर भर्ती के लिए भी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की बात कही, जिसके जांच की मांग भी फडणवीस ने की है। महाराष्ट्र में चल रहे बजट सत्र में परिषद सदन में विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान मुंबई ब्यूरो चीफ शैलेश तवटे ने विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर से खास बातचीत की है। विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर हमारे साथ मौजूद है। सर, आज बिजली के दामों के ऊपर आपने बयानबाजी की है, जोरदार हंगामा हुआ सदन में, फिर भी सरकार ने आज कटौती के ऊपर रोक लगा दी है। क्या कहेंगे, मगर बिजली के दाम वैसे जो भरने पड़ेंगे? कल हमारी भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र जी के नेतृत्व में, चंद्रकांत दादा के नेतृत्व में बैठक ही हुई थी कि सरकार सुन नहीं रहे, मांग रहे, बोल रहे, सुन नहीं रहे, तो आक्रामक होने की आवश्यकता है। यह हम डिसाइडेड प्रोग्राम था, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता का सरकार के ऊपर से भरोसा गया है, तो विपक्ष की भूमिका अहम रहती है। इसलिए विधानसभा में देवेंद्र जी के नेतृत्व में और ऊपर हम लोग सभागृह का कामकाज बंद रखा। वीपर 3 बार विधान परिषद में हम कामकाज रोका और अजित दादा पवार डिप्टी सीएम को आके इसके ऊपर बयान देना पड़ा। वीज काटी नहीं जाएगी और इसके ऊपर चर्चा होने के बाद अगला निर्णय होगा। कटौती तो रोक लगा दी है, मगर लोगों को तो दाम तो भरने पड़ेंगे ना आगे। नहीं, इसलिए चर्चा है तफसीलवार। चर्चा में हम लोग वो मुद्दे रखेंगे, उसके बाद में विधिमंडल में निर्णय होगा। एक सवाल है कि ब्लैकआउट जो हुआ था, उस ब्लैकआउट में चीन का इसमें हाथ है, इस तरह के अभी बयान आ रहे हैं। वीज के बारे में जो अपयश है वो लोगों से उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए की हुई साजिश है। अभी साइबर तो मेंटेनेंस के उसमें आता नहीं है, और साइबर का ऐसा कुछ रहेगा तो देश संभालने के लिए मोदी साहब सक्षम है। मोदी साहब के ऊपर विश्वास है देश का। गृह मंत्री अमित शाह, मुझे लगता है राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी खत्म हो गई है। आज महिला सुरक्षित नहीं, सरकार का मंत्री क्या करता है, उसका इस्तीफा लिया। तो मुझे लगता है राज्य में देखो, और अहवाल आर्य कारशेड के बारे में पहले समिति का अहवाल क्या था, बाद में अहवाल बदल गया। तो मुझे लगता है अहवाल वही बनाते हैं और उनको जैसा लगता है वैसा अहवाल बनाया जाता है। तो भी अहवाल टेबल नहीं हुआ, अहवाल आने के बाद उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि जो पिछली वर्षा में आपने आज जो सदन में मुद्दा उठाया कि पिछली वर्षा में जो लोग प्रभावित हुए थे वर्षा से, तो अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है, क्या? इसके बारे में भी सदन में चर्चा होगी, तभी आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका जाएगी और उसका मुआवजा देने के लिए हम लोग भाग पड़ेंगे उनको। मुंबई में कैमरा महेश चौगले के साथ शैलेश तवटे, न्यूज वन इंडिया, मुंबई। विधान परिषद के विपक्ष पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए पावर कट यानी कि ब्लैकआउट में चीन का हाथ था। ये दावा है, एक अमेरिकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। चीन अपने हैकर्स की मदद से भारत में ब्लैकआउट कराने की फिराक में था। उसकी मंशा भारत को अंधेरे में डुबोने की थी। बिजली के ब्लैकआउट को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा बयान दिया है। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार खुद की विफलताओं को छुपाने के लिए चीनी हैकर्स द्वारा ब्लैकआउट की घटना को अंजाम देने की बात कहकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। मैं उसके बारे में सेंटर को लेटर लिखने वाला हूँ कि ऐसा ऐसा एक प्रेस हुई है और सारे मुंबई के, महाराष्ट्र के सारे मीडिया ने इस प्रकार से चाइना के साइबर अटैक के बारे में टिप्पणी की है, और हमारे महाराष्ट्र के एक होशियार ऑफिसर ने साइबर अटैक का रिपोर्ट दिया है। वो भी प्राथमिक रिपोर्ट बोलता है, वो डिटेल रिपोर्ट नहीं दिया है।
महाराष्ट्र में राज्य विधिमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी और भाजपा विधायक आमने सामने नजर आए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने न्यूज वन इंडिया ब्यूरो चीफ शैलेश तवटे से खास बातचीत की। इस दौरान राज्य में बिजली के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, महाराष्ट्र में बिजली के दाम एक तरह से बढ़ रहे हैं और एक मिनिस्टर का ये भी बयान आ रहा है कि जो पिछले साल जो ब्लैकआउट हुआ था उसमें चाइना का हाथ है। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत हास्यास्पद स्टेटमेंट जो है मिनिस्टर का है। गृह मंत्री हो, ऊर्जा मंत्री हो, इतना बालिश स्टेटमेंट कर सकते हैं तो मुझे तो हंसी आ रही इस बात के ऊपर। मतलब खुद की नाकामी छुपाने के लिए मतलब ये टेक्निकल प्रॉब्लम था, ये मैनुअल प्रॉब्लम था, ये एकदम सीधी बात है। तो खुद के ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो इसलिए बोल देना कि चाइना ने अटैक किया था, ये साइबर अटैक था, ये अतिरेकी अटैक था। अब ऐसा कोई टेक्निक है बम्बई की, पूना की, नागपुर की बिजली वहाँ चाइना बंद कर दे। ये बिजली के बिलों से तो हर एक आदमी, मतलब किसान ही नहीं, सभी आदमी, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ऊपर के सभी लोग परेशान हैं। और अभी तो बिजली काटने का ऑर्डर सरकार ने निकाल दिया है। करीब 75 लाख लोगों को नोटिस दी गई है कि सबके कनेक्शन काट दो। सबके उसको रोक लगा दी, आज सिर्फ उसको रोक लगा दी, मगर उसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं। आज विधानसभा में माननीय हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी, इन्होंने अपनी बात रखी, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे कहा। और इस बात को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित दादा ने कहा है कि अभी हम आज से ये कनेक्शन नहीं काटेंगे, 2-3 दिन के बाद हम लोग इसके ऊपर मीटिंग लेंगे, बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद में आगे का निर्णय होगा। लेकिन मुझे लगता है ये पर्याप्त नहीं है। आज जो किसानों की हालत राज्य में हुई है, आम आदमी इतना परेशान है, इसकी कोई हद नहीं। मुझे लगता है कि राज्य के इतिहास में इतनी बिजली की हालत कभी खराब नहीं थी, इतनी हालत आज खराब है। धन्यवाद सर, हमारे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन महेश चौकली के साथ शैलेश तवटे, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई। वहीं मुंबई महापालिका के स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने नगर निगम के रीति रिवाजों और परंपराओं को तोड़ा है। ऐसा गंभीर आरोप भाजपा के गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने लगाया है। मुंबई में 40% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के 83 पार्षदों के वार्ड में बजट के आंकड़ों के अनुसार केवल 1 करोड़ 71 लाख रुपए का विकास निधि आवंटित किया गया है। भाजपा के पार्षदों की संख्या के अनुसार उन्हें 237 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव ने केवल 55 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऐसा आरोप प्रभाकर शिंदे ने लगाया है कि महाविकास आघाड़ी का हर कारपोरेटर को 3.5-4 करोड़ रुपया उनके प्रभाग में मिले और भारतीय जनता पक्ष का जो पार्षद है उनके प्रभाग में सिर्फ 1 करोड़ 71 लाख मिले। और इसका उद्देश्य एक है कि आने वाले चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का पार्षद काम न कर सके निधि के बजाय कि महाविकास। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर घमासान महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बता दें, बीएमसी द्वारा बीजेपी के पार्षदों पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। बीजेपी के गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने पार्षदों पर आरोप लगाया। बीएमसी चुनाव को टारगेट करते हुए महाविकास आघाड़ी और भाजपा के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर शुरू हो गया है। तो बीएमसी चुनाव को टारगेट करते हुए दोनों पार्टियों में घमासान युद्ध छिड़ चुका है। बीजेपी के गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने पार्षदों को लेकर दिए गए फंड को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। तो वहीं एनसीपी के नेता राखी जाधव का कहना है कि आगामी बीएमसी चुनावों को लेकर ये बीजेपी का महज एक स्टंट है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर ये बयान सामने है। बता दें, बीजेपी के गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने यह आरोप लगाया। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर ये घमासान युद्ध छिड़ चुका है। तो बीजेपी के भाजपा आने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी को कैसा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मताधिक्य मिले, इस पर प्रयत्नशील है। सामने वाली जो पार्टी है उसकी प्रतिमा मलिन करके नगर सेवक को मिलने वाला जो निधि है आज जो नहीं मिला है, इसके लिए पूर्णपणे जो हम कहेंगे भाजपा। महाराष्ट्र में कोरोना काल में दिए गए बिजली बिल का मुद्दा आज विपक्ष की ओर से सदन में उठाया गया। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बिजली बिल के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। इस पर सदन में भाजपा के आक्रामक तेवर को देखते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बिजली कट करने की मुहिम को स्टे देने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा पर नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत इनका किया है। सदन का काम शुरू होने के पहले ही बीजेपी विधायकों ने बढ़ते हुए बिजली बिलों के संदर्भ में बैनर लेकर
सदन की सीढ़ियों पर ही आंदोलन शुरू कर दिया था। साथ ही आरोप लगाया था कि आम लोगों के साथ ही किसानों के कृषि पंपों की बिजली काटी जा रही है और मांग की थी कि उसे तत्काल रोक दिया जाए। नेता विपक्ष फडणवीस आरोप इनकी तरफ से लगाया गया कि कोरोना की वजह से संकट में आए लोगों के बिजली कनेक्शन कट रहे हैं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक बिजली विभाग के बढ़ते बिजली बिल पर चर्चा नहीं होती तब तक किसान और आम लोगों के बिजली कनेक्शन काटे नहीं जाएंगे। बिजली बिल पर चर्चा कर सभी सदस्यों का समाधान होने के बाद ही बिजली बिल का निर्णय लिया जाएगा। ये घोषणा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने की। बिजली बिल को लेकर आक्रामक हुआ विपक्ष सदन में, जहां बिजली बिल का मुद्दा इसी दौरान उठाया गया। और मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ चुकी है। बता दें, मुंबई में 137 बिल्डिंग प्रतिबंधित घोषित की गई हैं, 10 स्लम एरिया प्रतिबंधित किए गए हैं और मुंबई में फरवरी के दूसरे हफ्ते से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तो स्लम की तुलना में बिल्डिंगों में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं। फिलहाल मुंबई में 137 बिल्डिंगों और 10 स्लम एरिया को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। 5 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर बिल्डिंग का फ्लोर प्रतिबंधित किया जाता है। मुंबई में 1863 फ्लोर प्रतिबंधित किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या अंधेरी, जोगेश्वरी, बोरीवली, ग्रंट रोड, मालाड, मुलुंड, चेंबूर, गोरेगांव और कांदीवली में बिल्डिंगों के फ्लोर सील किए गए हैं। अभी मुंबई में 10 क्षेत्र प्रतिबंधित हैं। महाराष्ट्र में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू। बुजुर्गों समेत 45 साल से ऊपर के लोगों को ये टीका लगाया गया। बीकेसी जम्बो सेंटर में कोरोना का टीका लगाया गया। मुंबई में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण ये शुरू हो गया है। बीकेसी जम्बो सेंटर में सीनियर सिटीजन और 45 साल से ऊपर के बीमारी ग्रस्त लोगों को टीका दिया गया। टीकाकरण के दौरान बुजुर्गों में खास उत्साह देखने को मिला है। पहले दिन 8 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई थी। इनमें से 5 केंद्रों पर मुफ्त और 3 केंद्रों पर भुगतान करने पर वैक्सीन दी गई। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों को कोविन पोर्टल पर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और वहीं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना फैलाव रोकने के लिए जिले से बाहर गांव जाने वाले सभी लोगों पर रोक लगा दी गई। साथ ही बाहर से आने वाले एसटी बस और अन्य वाहनों के यात्रियों के रैपिड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं विदर्भ में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हिंगोली जिला अधिकारी ने जिले में 1 मार्च से 7 दिनों का लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन के दूसरे दिन प्रशासन ने बेवजह रास्ते पर आने वाले नागरिकों पर कड़ी सख्ती बरती और जिले के सभी व्यापारियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए गए। साथ ही पॉजिटिव निकले हुए व्यापारी और उसके परिवार की रवानगी कोरोना सेंटर में की गई है। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्ती में आ गया है। जिला प्रशासन ने 8 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाया है। बाजार बंद करने के दौरान लोगों ने कोरोना के नियम तोड़े। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें, प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। वहीं शाम 5 बजे के बाद इलाके में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। तो बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा था कि जनता अगर इसी तरीके से करती रहेगी, नियम तोड़ती रहेगी तो लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा। और एक बार फिर से ये अनाउंसमेंट सामने आया, नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा शाम 5 बजे के बाद से। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। बाजार बंद के दौरान भी लोगों ने कोरोना के नियम तोड़े। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहने के मार्केट ये निर्देश दिए गए। शाम 5 बजे के बाद इलाके में नाइट कर्फ्यू के आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाई। इससे पहले भी सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। महानगर मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में 5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है, जिसकी जानकारी मध्य रेलवे के पीआरओ शिवाजी सुतार ने दी। बता दें कि 24 फरवरी को इस संदर्भ में निर्णय लिया गया और यह निर्णय 15 जून तक लागू रहेगा, ऐसा मध्य रेलवे की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। मध्य रेलवे के पीआरओ शिवाजी सुतार का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर लोकमान्य तिलक टर्मिनस, थाड़े, कल्याण, पनवेल और भिवंडी में अब प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए के बजाय 50 रुपयों में मिल रहा है।
एक तरफ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सत्ताधारी और विपक्ष में घमासान जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब पेट्रोल चोरी की वारदातें भी बढ़ती जा रही है। नवी मुंबई के खारघर के एक हाउसिंग सोसाइटी में पेट्रोल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खारघर में सेक्टर 34 के स्काई लाइम होम सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी करीब 5 बाइक्स से चोर पेट्रोल निकालकर आसानी से वहां से निकल गया। सोसाइटी द्वारा खारघर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच भी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और गांव में पोस्टमार्टम रूम की बदहाल तस्वीर सामने आई है। बता दें, पीएम रूम में पोस्टमार्टम टेबल की सुविधा तक नहीं है। गुस्साए ग्रामीणों ने आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। कन्नड़ तहसील के पिशोर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। आए दिन पोस्टमार्टम रूम को लेकर ग्रामीण और अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच विवाद होता रहता है, लेकिन अब ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में पोस्टमार्टम रूम ठीक नहीं हुआ तो पिशोर के ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो वहीं अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रूम को प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं आई है। तक हमारा गया है कि उसकी नई शव विच्छेदन कक्ष बन के देना है, लेकिन अभी तक उसका पूरी तरह से पाठ पूरा करने के बाद भी आज तक नव शव विच्छेदन कक्ष का बांधकाम का प्रस्ताव वापस नहीं। एसटी बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। बस में सवार 11 यात्रियों को मामूली चोट आई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। पैन तहसील के नया गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बाइक की टक्कर हुई और बस में सवार 11 यात्रियों को मामूली फिलहाल चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज वहां पर जारी है, लेकिन बाइक पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। रायगढ़ जिले के राजमार्ग पुलिस विभाग द्वारा मुंबई गोवा हाईवे पर दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राजमार्ग मृत्युंजय देवदूत योजना को लागू किया गया। बता दें कि ये योजना 1 मार्च 2021 से शुरू हुई है, जिससे राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए राजमार्ग पुलिस विभाग द्वारा सोमवार से राजमार्ग मृत्युंजय दूत योजना शुरू की गई। अभियान का उद्घाटन नागो थाने में किया गया है। बता दें, साथ ही पुलिस की तरफ से भी एहतियात बरती जा रही है। साथ ही चिकित्सा अधिकारी ने भी दुर्घटना पीड़ित को ठीक से कैसे संभालना है, इस पर एक मार्गदर्शन भी किया है। चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक सेवा उन्मुख दृष्टिकोण के साथ प्रशिक्षित नागरिकों को बनाने का निर्णय लिया गया। ये प्रशिक्षण 5 लोगों के समूह द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजमार्ग पर पेट्रोल पंप, होटल, ढाबों और मॉल के कर्मचारी और राजमार्ग पर गांव से आए सेवा संबंधी लोग शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जहां मुंबई से आ रही है। युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो भी जारी किया है। मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। तो मुंबई में पुलिस की हैरेसमेंट से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक योगेश ने खुदकुशी से पहले अपने घर से एक वीडियो जारी किया। पुलिस हैरेसमेंट परेशान होकर उसने आत्महत्या की, जिसमें उसने बताया कि वराडे नामक अधिकारी की ओर से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिस अफसर को सस्पेंड करने की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के समुद्र में स्थित विजयदुर्ग किले के तट की दीवारें क्षतिग्रस्त होती जा रही है। साथ ही किले की ओर से जाने वाली सड़क की हालत भी बद से बदतर हो गई है। यही नहीं, किले का गढ़ भी पानी के नीचे ढह है, जिसकी शिकायत विजयदुर्ग के ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से कई बार की है, लेकिन परिस्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं देखा गया। आने वाले मानसून से पहले अगर किले की मरम्मत नहीं की गई तो किले को और भी ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ऐतिहासिक विजयदुर्ग किले की ओर जाने वाली सड़क भी
धंस गई है और शिव भक्तों और पर्यटकों का जीवन भी इससे खतरे में है। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से यह खबर है, किले की मरम्मत के लिए लगातार शिकायतें की गई लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लोगों को परेशानी हो रही है और उनकी जान को भी खतरा बताया जा रहा है। तो किले की मरम्मत की लगातार मांग की जा रही लेकिन किसी अफसर के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। विजयदुर्ग किले की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार जो लोगों की शिकायतें हैं आगे पहुंची लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो किले की मरम्मत की मांग तो की जा रही है लेकिन क्या मरम्मत करवाई जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ किले की दुर्दशा हो रही है बल्कि वहां पर आने जाने वाले लोगों की भी जान को खतरा है। खबर मुंबई से, जहां शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 408 अंकों की तेजी के साथ खुला। निफ्टी 103.75 आंकड़ों की तेजी के साथ खुला। टेक महिंद्रा के शेयर 2% से ज्यादा इनमें बढ़त आई। ओएनजीसी के शेयरों में 2.48% की गिरावट दिखी है। नंदुरबार जिले के थाड़ेपाड़ा सिंधबन क्षेत्र के जंगल में सोमवार रात करीब 11:30 बजे भीषण आग लग गई। इस आग में तकरीबन 300 एकड़ जंगल जलकर राख होने की आशंका जताई जा रही है। जंगल में आग लगने की घटना गांव के स्थानीय लोगों को पता चलते ही लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मंगलवार सुबह 10 बजे आग पर काबू पाया गया। इस जंगल में विविध प्रकार के वन्य जीव है। मोर पक्षी की संख्या इसमें ज्यादा है। आग लगने का कारण फिलहाल अभी तक तो पता नहीं चल पाया है। इस आग में कोई जीवित हानि की अधिकृत खबर नहीं आई है। और फिलहाल आज महाराष्ट्र में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।